हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ राहुल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से रेशियो पार्ट थ्री इसलिए क्योंकि इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं, है ना। इससे पहले हम इसके दो वीडियो बना चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि शुरुआत से अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप नहीं देखें तो पहले उस दो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ा था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो, कहीं पे अगर इस तरह का कंसेप्ट, देखो कुछ चीज़ मैं लिखाता हूँ, लैंग्वेज समझना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना। एक यूजुअली दिक्कत क्या होता है ना कि कोई क्वेश्चन अर्थमेटिक का जो क्वेश्चंस होता है, जैसे रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब जो टॉपिक है इसका लैंग्वेज इशू होता है। स्टूडेंट को लैंग्वेज समझ में नहीं आता है कि जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है ना। अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हो तो समझो आपका 70% काम हो गया, क्वेश्चन समझ गया। अगर अब क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो अल्टीमेटली लास्ट में करना क्या होता है, या तो एडिशन करना होता है, या सब्सट्रैक्शन करना होता है, या मल्टीप्लिकेशन करना होता है, या डिवाइड करना होता है। यही सब तो हमको करना होता है ना। तो अगर आप बेसिक लैंग्वेज अगर समझ लेते हैं तो फिर आपकी समस्या का समाधान समझो हो चुका है ना। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप। तो इसीलिए लैंग्वेज को समझना होता है। अब देखो, किसी क्वेश्चन में अगर इस तरह से चीज लिखा रहे आपको कि ए इज 2/5 पार्ट 2/5 पार्ट ऑफ बी। अब इसका क्या मतलब है कि ए बी का 2/5 पार्ट है। ए बी का 2/5 पार्ट है। व्हाट इट मीन्स, ए बी का 2/5 पार्ट है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है ये। अब देखो, हमको लिखना क्या होता है, पता क्या करना होता है कि इसे पता करना होता है कि ए इज टू बी क्या होगा, ए रेशियो बी क्या होगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ए इज 2/5 पार्ट ऑफ बी, ए बी का 2/5 भाग है, तो ए इज टू बी क्या होगा, ए रेशियो बी क्या होगा। तो देखो, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी का 2/5 है, बी जो भी है उसका 2/5 है। कौन है 2/5? ए है 2/5। अब देखो, अगर ऐसा लैंग्वेज कहीं पे लिखा है ए बी का 2/5 है, तो आप मैथ्स का रूल जानते हो कि ए अगर बी को हम इधर लेके आ जाए तो ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा 2/5। आप जानते हो ना, ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब अगर देखो इस तरह से लिखते हैं तो हमको 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड तो लग ही जाएंगे। और एग्जाम में सेकंड का काफ़ी इंपॉर्टेंस रूल होता है, वहाँ पे मुझे 5 सेकंड 10 सेकंड बचाने होते हैं। तो ये नहीं लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में अगर कहीं पे क्वेश्चन में इस तरह का लैंग्वेज लिखा गया है तो आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो देखो अब इसको समझना, लैंग्वेज को क्या लिखा है। ए बी का 2/5 है। अब बी कितना है वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी, एंड वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। बस कह रहा है कि बी जो भी है ना, ए उसका 2/5 है। अब बी क्या है वो अपन को नहीं मालूम है, तो बी जो भी है, बी को अपन क्या करते हैं ना, कुछ भी मान लेते हैं। अब बोलोगे सर कुछ भी मान सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी मान सकते हैं, बट कुछ भी नहीं मानेंगे, समझदारी से मानेंगे। सवाल क्या कर रहा है, ए बी का 2/5 है ना, तो जो डिनोमिनेटर में है ना वही बी को मान लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो बी को अपन क्या मान लेंगे, बी को मान लेंगे 5। जो डिनोमिनेटर में है ना वो बी को मान लो, ए को नहीं मानते। बी को क्यों माना, क्योंकि ए इज 2/5 पार्ट ऑफ बी, ए बी का 2/5 है, दैट्स वाई बी को मानो, है ना। बी का 2/5 है तो बी को 5 मान लिया। तो अब ए कितना होगा, तो ए जो है, ए क्या है, बी को आपने 5 मान लिया, तो 5 का 2/5 अगर करोगे तो 5 कैंसिल क्या आएगा ऊपर में, 2 आ जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना, कहीं भी अगर लिखा रहे ए इज 2/5 पार्ट ऑफ बी, ए बी का 2/5 पार्ट है, तो बी डिनोमिनेटर जो होता है ना वो बी का बोल रहा है, तो बी को 5 एज्यूम करेंगे, और ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो किसका वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखना है ए इज 2/5 पार्ट ऑफ बी, तो देन ए इज टू बी क्या हो जाएगा, 2:5। समझ पा रहे हो बात को। अगर मान लो अभी इस चीज को समझना, ये सब चीज हम हटा देते हैं, अब डायरेक्ट करना है मुझे, है ना। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ, क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन नंबर 2, x is 13/19 पार्ट ऑफ y। एक्स वाई का 13/19 पार्ट है, देन एक्स इज टू वाई बताओ क्या होगा। क्या कह रहा है, एक्स वाई का 13:19 पार्ट है, एक्स वाई का 13:19 पार्ट है, तो एक्स, अब एक्स वाई का है तो वाई को क्या मानना है, जो डिनोमिनेटर में वो वाई को मान लेना। वाई क्या हो जाएगा 19, वाई क्या हो जाएगा 19, देन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा जो नोमिनेटर में, एक्स 13 हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा 13, एक्स
y का 13/19 है, तो x इज टू वाई क्या हो गया 13:19। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। देखो मान लो अगर लिखा रहे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि p इज 7/11 पार्ट ऑफ q। p q का 7/11 पार्ट है, तो बताओ p इज टू q क्या होगा, p इज टू q क्या होगा। ओके, तो p इज टू q, p अनुपात q क्या होगा, तो जो डिनोमिनेटर में वो q को मान लेंगे। q का बोल रहा है ना, p q का 7/11 है, q का बोल रहा है तो q को क्या मान लेंगे, जो डिनोमिनेटर में 11, p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 7। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना, मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, है ना। अब दूसरा चीज हम आपको समझाते हैं। देखो अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे, क्या लिखा रहे, क्वेश्चन लिखा रहे ए इज 2/5 पार्ट मोर देन बी। ए बी से 2/5 पार्ट अधिक है ना, ए बी से 2/5 पार्ट अधिक, मतलब बी जितना है ना उससे उसका 2/5 अधिक है। कहने का मतलब ये है, ए जो है तो ए इज टू बी क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, ए इज टू बी। अब ध्यान समझना, तो अपन को क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में बी से बोल रहा है ना, बी से 2/5 अधिक है, तो जी डिनोमिनेटर में उसको 5 मान लेंगे, है ना। जो डिनोमिनेटर बी को क्या मान लिया मैंने 5। अब 5 का 2/5 क्या होगा, 5 का 2/5 आप जानते हो, 5 का 2/5 तो 2 ही होगा, तो ए इससे 2 अधिक हो जाएगा, जितना नोमिनेटर है उतना अधिक हो जाएगा। तो इसमें 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ए इज टू बी क्या हो गया 7:5 हो गया। मेरी बात समझना। जैसे क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन सेकेंड देखना क्या कह रहे हैं हम, कि अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि x इज 7/10 पार्ट मोर देन y, एक्स वाई से 7/10 पार्ट अधिक है, देन बताओ x इज टू वाई क्या होगा, तो x इज टू वाई क्या होगा। अब ध्यान समझना, x y से अधिक है तो डिनोमिनेटर में जो है ना, जो नीचे में वो डिनोमिनेटर को मान लेंगे, डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे 10, डिनोमिनेटर को 10। अब x इससे अधिक है, कितना अधिक है 7 अधिक है, क्योंकि देखो आपने y को मान लिया 10, और 10 का अगर 7/10 क्या कह रहा है, x जो है y जितना है उससे उसका 7/10 अधिक है, तो 10 का 7/10 क्या होगा 7। तो अगर y 10 है ना तो x इससे 7 अधिक होगा, 7 अधिक कर दोगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो x इज टू वाई कितना हो गया 17:10 हो गया। आई होप कि समझ पा रहे होगे मेरी बात को। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मान लो क्वेश्चन बोले आपसे, क्वेश्चन क्या कि p q से p ऐसे लिखते हैं, क्या है कि p इज मान लो दिया हुआ है 3/5 पार्ट मोर देन q, p q से 3/5 पार्ट अधिक है ना, p q से 3/5 पार्ट अधिक है p q से, तो p इज टू q क्या हो जाएगा। अब p इज टू q क्या हो जाएगा कौन बताएगा, तो देखो p q से 3/5 पार्ट अधिक है, तो q से बोल रहा है तो q को क्या मानना है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 5 है तो 5 हो जाएगा q। अब p अधिक है, कितना अधिक है, इससे 3 अधिक है, तो p क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो आप होप कि आप समझ पा रहे होंगे इस लैंग्वेज को, p इज टू q क्या हो जाएगा आपका 8:5 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए नेक्स्ट चीज, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दिया रहे कि a इज 3/7 पार्ट लेस देन b, ए बी से 3/7 पार्ट लेस है, कम है, तो बताओ ए इज टू बी क्या होगा। तो b जो डिनोमिनेटर है ना वो b हो जाएगा, b क्या हो जाएगा मेरा 7, ए क्या हो जाएगा, इस बार लेस बोल रहा है मतलब कम है, ए बी से 3/7 कम है, तो 7 में से 3 कम कर दो कितने हो जाएंगे 4, तो ए इज टू बी अपना क्या हो जाएगा 4:7। समझ पा रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बोले x इज 2/11 पार्ट लेस देन y, x y से 2/11 पार्ट लेस है, तो x इज टू वाई क्या हो जाएगा, x मतलब y जितना है ना उससे 2/11 पार्ट कम है, तो y से y जितना है उसका 2/11, तो जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या करेंगे y को मान लेंगे, y क्या हो जाएगा 11। अब x कम है तो x कितना कम है, इससे 2 कम है, तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे मेरी, है ना। और देखिए अगर मान लो क्वेश्चन है कि p इज 3/10 पार्ट लेस, समझने की कोशिश करना, देन
क्यू, पी क्यू से 3/10 पार्ट लेस है, तो पी इज टू क्यू क्या होगा, तो जो डिनोमिनेटर में है दैट इज क्यू, पी क्यू से बोल रहा है ना, तो क्यू को क्या मान लेंगे, जो डिनोमिनेटर में 10। अब पी इससे 3 कम हो जाएगा तो पी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्या हो रहा है कहानी, इस लैंग्वेज का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको जो है ना एग्जाम में जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, क्वेश्चंस में इस तरह के लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और अगर इफ यू डोंट नो व्हाट वुड बी द ऑथेंटिक मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई ये सब के जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज समझना जरूरी है। आप इस लैंग्वेज को समझो कि लैंग्वेज का क्या मतलब है। हम गारंटी करते हैं एकदम बेसिक लेवल से हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते हो। अगर आप जानते होंगे कुछ स्टूडेंट तो ठीक है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है मेंस लेवल, प्री लेवल, मेंस लेवल, एकदम अगर सीजीएल का कोई तैयारी कर रहा है सीजीएल के लिए, तो उसके मेंस का भी क्वेश्चन हम करवाएंगे यहाँ पे, है ना। अगर कोई पीओ के लिए, एसबीआई पीओ के लिए कर रहा है, रेलवे के लिए कर रहा है, कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें प्री बेसिक से लेके मेंस लेवल तक का लेकर आएंगे। लेकिन बेसिक से हम शुरू करेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसका बेसिक से स्टार्ट करके मेंस लेवल तक हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग आगे करते हैं। अब देखो ये लैंग्वेज आप समझ गया। अब इससे पहले हम वीडियो में जो नहीं देखे हैं वो वीडियो को देख लेना, इससे पहले 2 वीडियो और भी बना चुके हैं हम। ओके चलो, अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ और समझाते हैं आपको। कहीं कहीं इस तरह से लिखा रहता है डुप्लीकेट रेशियो। अब ये क्या होता है अभी समझते हैं। देखो ये चीज़ हम बताए थे। अच्छा अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये हम पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं कि A/B गिवन है। अब देखो यहाँ पे गलती करने के लिए क्या ना C/B दिया हुआ है, ये पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, तो जो लोग देखे होंगे वो कर चुक पाएंगे इसको। A/B कितना है आपका, ये 5:8 है, ठीक है। ये क्या मैंने सिखाया था, 5:8 है। उसके बाद C/B है, तो आपको करना क्या, B/C करना है, उल्टा है ना, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है C/B, तो B/C करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब आपको बताना क्या है, A/B/C। देखो ये हम वीडियो पिछले वीडियो में करवा चुके हैं अच्छे से, तो वहाँ से देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। A/B, वहाँ पे हम 3-4 मेथड इसका सिखाए कैसे कैसे आप कर सकते हो, यहाँ सारा मेथड हम फिर से नहीं बताएंगे। तो अब A की वैल्यू निकालना है, तो ये 5 3 जा कितने हो जाएंगे, 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ A। इधर 8 4 जा कर दोगे 32, ये हो गया लास्ट में C का वैल्यू। और अगर B का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस कर दो, 8 3 जा 24। दिस इज द वैल्यू ऑफ B। ये इस टाइप के हम ढेर सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो वहां से आप देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 15 25 एंड 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाओगे, A/B 3:2 है, देन कह रहा है ये बताओ। अब देखो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि A/B कितना है, 3:2। अब देखो ऐसा अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अब इसका इस तरह से अगर लिखा रहता है तो कुछ स्टूडेंट क्या समझता है कि A का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 2 है। अगर ऐसा आप भी मान रहे हो ना, तो ये गलत मान रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि अगर A/B इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको हम किसी भी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आप बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। किसी भी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इससे देखो अब इसका वैल्यू चेंज हो गया, तो अब आप क्या बोलोगे, A का वैल्यू 6 हो गया, B का 4 हो गया। तो ये वैल्यू नहीं है A का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस रेशियो में होगा। तो इसका सही तरीका क्या है लिखने का, इसका सही तरीका क्या है, तो वो हम समझते हैं। इसका सही तरीका ये है, अगर ऐसा कहीं पे लिखा रहे, अरे यार एक मिनट, तो इसका सही तरीका है कि आप ये लिखो कि A की जो वैल्यू है वो 3x होगी और B की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये प्रॉपर तरीका है। अब इस तरह से अगर मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है क्वेश्चन है आपका 5A + 2B अपॉन में 3A + 4B। अब इसकी वैल्यू बताना है, तो देखो यहाँ पे 5, अब A की वैल्यू कितनी है आपकी 3x + 2, B की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन में ये 3, A की वैल्यू कितनी है 3x + 2, B की वैल्यू कितनी है 2x। ये कितने हो जाएंगे आपके, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, तो 15 + 4 करोगे तो 19x ऊपर में आ जाएगा। नीचे में 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 3 3 जा 9 हो गए, एंड 4 2 यहाँ पे क्या था 2 4 भी था ना, 4 भी, तो यहाँ 4 हो जाएगा,
तो 4 2 जा कितने हो गए 8, तो 9 8 17। अब x x कैंसिल, तो आंसर कितने हो गए 19/17। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि यहाँ जो मैंने x लगाया है ना, अगर हम नहीं भी लगाते, डायरेक्ट a की जगह 3 और b की जगह 2 अगर पुट कर देंगे तब भी आंसर यही आएगा। अब x मान लो यहाँ पे ना लिखो, यहाँ पे x जो है ना जहाँ जहाँ आपने लगाया है ना x ना लिखो आप, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। देखो अब 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, तो 15 + 4 कितने हो गए 19 हो गए। और यहाँ पे नीचे में हो गया 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 और 8 कितने हो गए 17 हो गए। तो 19/17 ये आपका आंसर आ गया। लेकिन देखो मेरी बात समझना, लेकिन अगर मान लो ऊपर नीचे अगर डिग्री चेंज होता, आप बोलोगे सर डिग्री क्या होता है, तो डिग्री होता है पावर, जैसे a का पावर b का पावर। अगर पावर यहाँ पे डिफरेंट होता, यहाँ पे a² होता b² होता, तब आप डायरेक्ट a के जगह पे 3 और b के जगह पे 2 आप पुट नहीं कर पाते, तब आपको यहाँ पे 3x 2x लिखना पड़ता। ध्यान से रखना कहाँ पे यहाँ पे लिखना है कहाँ नहीं लिखना है, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हर जगह डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसके पावर डिफरेंट होते तो आप डायरेक्ट a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 आप पुट नहीं कर पाते। ये बात ध्यान में रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, हर जगह नहीं पुट कर सकते। हाँ अगर ऊपर नीचे पावर सेम है, डिग्री सेम है, तो आप डायरेक्ट a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 पुट कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर नीचे पावर डिफरेंट होता तो आपको a = 3x b = 2x इस तरह से लिखना पड़ता आपको, है ना, तब जाकर के आप कर पाते। सही है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करते, ध्यान समझना। देखो यहाँ पे a = b + c दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 4:5, 4:5 दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, c = a + b, ये आपका कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7:11। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और आपसे b = a + c पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, b = a + c। अब इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे दोनों में कंपेयर करेंगे, कोई बंदा ऐसा है कि दोनों में कॉमन हो। आप बोलोगे सर a की वैल्यू यहाँ पे है, बट यहाँ पे देखो a की इंडिविजुअली वैल्यू यू डोंट नो, नहीं मालूम है। यहाँ पे a + b की वैल्यू मालूम है। यहाँ पे अगर a + b की वैल्यू 11 है तो यू कांट से कि a की वैल्यू आधा होगा और b भी हाफ हाफ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अपन यहाँ पे नहीं बता पाएंगे इंडिविजुअली a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यू कांट से, है ना। यहाँ पे c की वैल्यू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c इज द 7 यूनिट, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ c। ये कंपेरिजन है, रेशियो का क्या मतलब होता है, कंपेरिजन। इसका मतलब अगर c की वैल्यू 7 पार्ट है तो a + b 11 पार्ट होगा, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ c, ध्यान रखना, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ a। ये कंपेरिजन है इस दोनों में। अगर टोटल पार्ट को 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें b + c का वैल्यू 5 पार्ट होगा और a का अकेला वैल्यू 4 पार्ट होगा, इसका ये मतलब है। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर से, आप जानते हो, अगर मान लो इसको मन क्या मल्टीप्लाई करने का 2 से, तो कर दो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, तो इसको 8:10 भी लिखा जा सकता है। 3 से मल्टीप्लाई करने का मन है कर दो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 15। आप इस तरह से किसी भी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं। आप जानते हो कि इससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वैल्यू अब 2 से, अब इसका वैल्यू 8 और 10 हो जाएगा, इस 12 15 भी सही है। तो ये वैल्यू नहीं है, ये आपका रेशियो है सिर्फ, है ना। अब देखो समझने की कोशिश करना, अब बनाएंगे कैसे। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो एक चीज देखो कॉमन है, क्या कॉमन है पता है, कि यहाँ पे भी a का वैल्यू है, यहाँ b और c है, और इस ग्रुप में देखो c a b, मतलब a b c दोनों ग्रुप में। यहाँ पे देखो अगर a है, b है और c है, अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 यूनिट है, प्लस b और c की वैल्यू कितनी है, तो ये b + c मिला के 5 है। तो दोनों मिला के a + b + c मिला के कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यहाँ अगर देखो तो c की वैल्यू कितनी है, c + a + b, c की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ 7 है, और a + b की वैल्यू 11 है, तो ये टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। अब ध्यान समझना, एक ही क्वेश्चन में a + b + c की वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दोनों जगह सेम नहीं है। यहाँ देख पा रहे हो a + b + c की वैल्यू कितनी है, 9 है, और a + b + c की वैल्यू यहाँ कितना है, 18 है, जबकि सेम होना चाहिए। अब बोलोगे सर सेम करेंगे कैसे, तो ये अपने पास है अधिकार इसका, कि अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों जगह सेम कर दिया जाए, क्योंकि यह जानते हो कि वैल्यू इसकी नहीं है, ये तो रेशियो में लिखा हुआ है। इसको हम चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का कर सकते हैं, इससे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब इसका मान 4 और 5 जो लिखा है ये चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, रेशियो वही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू टोटल 9 हो रहा है और इसकी वैल्यू क्या है, 18 है, 7 + 11 18। तो अब देखेंगे कि दोनों को ऐसा कोई नंबर है क्या जो 9 से भी डिविजिबल हो और 18 से भी डिविजिबल हो।
तो तो अब बोलोगे सर ऐसा नंबर तो 18 ही है, 18 भी 18 से डिविजिबल है, 9 से भी है, तो दोनों को 18 ही बना दीजिए, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो अब बोलोगे सर क्या कंपलसरी कि 18 ही बनाना है, नहीं, दोनों को इक्वल करना है। कोई बोलता है कि सर दोनों को हम 36 बना देते हैं, 36 भी 18 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल दोनों को 36 बना सकते हो। तो अभी फिलहाल हम 18 बना रहे हैं, तो ये 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 18 बन जाएगा, और ये तो 18 है ही, तो इसको कुछ करना ही नहीं है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 से करोगे तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब हम 4:5 के जगह पे 8:10 भी लिख सकते हैं। अब इससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक चीज़ का फर्क पड़ा, क्या देखो, ए की वैल्यू अब 8 यूनिट कह सकते हो आप, और बी प्लस सी इज 10 यूनिट, तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया आपका, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे देखो सकते हो, अब ए की वैल्यू आप कह सकते हो सर 8 यूनिट है, और बी प्लस सी कितना है 10 यूनिट, तो टोटल इज 18 यूनिट, और यहाँ भी 7 + 11 टोटल 18 है, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब मेरा बैलेंस हो गया। अब आप चाहो तो कुछ भी लिखने के लिए अब आप कह सकते हो कि सर अगर कोई पूछे कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब इसको हम हटा देते हैं, कोई पूछे ए की वैल्यू बताओ, तो आप कह सकते हो सर ए की वैल्यू हो गई 8 यूनिट। पूछे कोई बी प्लस सी की वैल्यू, आप कह सकते हो सर 10 यूनिट हो गया। यहाँ पे देखो सी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से सी की वैल्यू आप बता सकते हो सर 7 यूनिट है। अब बताओ अगर सी मालूम है तो यहाँ से बी भी निकाल सकते हो, बी कितना हो जाएगा 10 माइनस सी, तो माइनस सी का वैल्यू 7 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 आ गया। तो देखो ए बी सी तीनों आ गया, ए की वैल्यू 8 आ गया, बी का 7 आ गया, सी का 7 आ गया, और बी का कितना आ गया 3। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ ए प्लस बी कितना है 11 है, और यहाँ से चेक करो तो 11 हो रहा है क्या, ए की वैल्यू कितनी है 8 है, और बी की वैल्यू 3 है, 11 हो गया ना, सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल करेगा। तो अब यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से पूछ रहा है बी इज टू ए प्लस सी बताओ, तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8 है, कितना है बी की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू 3 हो गई, और ए प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी है या 8 है, और सी का 7 है, तो 8 + 7 ये कितने हो गए 15 हो गए, तो ये 3:15, ये कट के कितना हो गया 1:5, एंड इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 1:5 है, 1:5 इस क्वेश्चन का आंसर। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखो हम फिर से इसको बताते हैं, हमने क्या कहा कि यहाँ पे दोनों को देखो, यहाँ भी ए था, यहाँ बी है, यहाँ सी है, इस ग्रुप में भी ए बी सी है, तो मेरा मोटिव बस ये है कि ए बी सी की जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए। मेरा टारगेट क्या है कि दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। अभी इक्वल नहीं था, यहाँ 4 और 5 9 है, और यहाँ 7 + 11 18 है, इक्वल नहीं था, तो हमने इक्वल किया है बस। अब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया। क्या हम कुछ और कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो हम कोई दूसरा तरीके से बनाएगा, देखो हम कुछ सबसे, लेकिन सही तरीका यही था, इसी तरह से करो। अब कोई बोलेगा सर हम 80 नहीं बनाना है, हमको कुछ और बनाना है, जब आप इक्वल ही कह रहे हैं तो कुछ और बना के देखते हैं आंसर सही में आता है कि नहीं, तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। हम क्या करते हैं ना, इसको भी हटा देते हैं, हम देखो कुछ और करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। मेरा टारगेट है दोनों को इक्वल बनाना। अब बोलेगा सर आपने 18 इस बार बना दिया ना, ठीक है 18 बना दिया, आप कुछ और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दोनों को सर कर देते हैं ना। आपने तो यही कहा कि 9 और 18 से कटना चाहिए, तो ऐसा नंबर तो 36 भी होता है जो 9 से भी डिविजिबल और 18 से भी डिविजिबल है, तो ठीक है 36 बना देते हैं। अब ये 9 को 36 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 4 जाए कितने हो जाएंगे 16, और 4 5 जाए कितने हो जाएंगे 20, तो 4 और 5 की जगह पे 16 और 20 लिख सकते हो। अब ये देखो इसको भी 36 करना होगा, तो ये 7 11 कितना है तुम्हारा 18 है, 18 को 36 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तुम्हारा 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 11 2 जा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये अब आपके 14 और 22 हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा, तो अब आप देख सकते हो यहाँ भी ए की वैल्यू आप लिख सकते हो 16 यूनिट, अब बी प्लस सी इज 20, टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितने हो गए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो a इज 16 एंड b प्लस सी इज 20, टोटल इज 36। यहाँ पे देखो c की वैल्यू कितनी है, c प्लस a प्लस बी, c प्लस a प्लस बी, c इज 14 एंड a प्लस बी इज 22, टोटल इज 36। तो दोनों इक्वल हो चुके हैं ना, कुछ भी दोनों को इक्वल करना है, दोनों को चाहते हैं हम 9 और 18 दोनों 54 डिविजिबल है, दोनों को 54 बना दो, तो 54 बनाना होता तो फिर इसको 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते, इसको फिर 18 था 18 को 3 से करना पड़ता है ना, कुछ भी बराबर करना है बस ये। अब देखो इस हिसाब से अब बराबर कर दिया मैंने। अब ए की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, सर ए की वैल्यू हो गई 16 यूनिट है ना, रुको पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में। तो ए की वैल्यू अब कितनी हो गई, अब ए की वैल्यू आप बता सकते हो कि सर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो गई ए की वैल्यू। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो बी प्लस सी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 20 हो गई बी प्लस सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 14, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 14, ठीक है।
अगर सी की वैल्यू है तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस सी, और माइनस सी की वैल्यू 14 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बी की वैल्यू 6 हो गया। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 22 है, अपना ए का वैल्यू कितना आ रहा है 16, और बी का वैल्यू कितना आ रहा है 6, तो 16 प्लस 6 कितने हो रहे हैं, 22 हो रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। अब इसको यहाँ पुट कर दो, बी की वैल्यू कितना है आपका, बी की वैल्यू है आपका कितना, यहाँ पे 6 है, तो बी की वैल्यू हो गई 6 इज टू ए प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है 16 है, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 14 है, तो 16 प्लस 40 हो जाएगा 30, ये 6 इज टू ये हो गए 30, कैंसिल होकर कितना आ गया 1:5। आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, है ना, आंसर कुछ भी कर लो सेम आएगा। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कुछ भी करके बना लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसके एक तरह के कंसेप्ट हम आगे भी यूज करेंगे, डोंट वरी। अगर आपको थोड़ा कम भी समझ में आया होगा अगर, तो हम आगे कर लेंगे। अब देखो इस सवाल को करते हैं, अभी हम रेशियो ही कर रहे हैं, रेशियो के बेसिक कंसेप्ट। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, ए प्लस बी इज टू में क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी, और इज टू है आपका सी प्लस ए, इसकी टोटल दिया हुआ है आपका 3:8:7। अब यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं होता है कि a प्लस बी की वैल्यू 3 है, अब ऐसा मत समझ जाना, b प्लस सी की वैल्यू 8 है, ऐसा नहीं है, c प्लस ए की वैल्यू 7 होगा, ऐसा नहीं है। आप इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकता है, आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको हम 6:16:14 भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब तब बोलोगे ए प्लस बी का वैल्यू सर 6 हो गया, बी प्लस सी का वैल्यू 16 हो गया, है ना। अब 3 से मान लो मल्टीप्लाई कर दो तो इसको हम 9:24:21 भी लिख सकते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो ये इसका वैल्यू नहीं है, बट ये रेशियो में लिखा रहा है, रेशियो को कंपैरिजन कर रहा है, अगर इस ए प्लस बी की वैल्यू 3 यूनिट है तो बी प्लस सी कितना होगा 8 यूनिट होगा, सी प्लस ए कितना होगा 7 यूनिट होगा, ये बस कंपेरिजन है ना। तो अब समझना मेरी बात को, अब करना क्या है, तो लिखना क्या है, इसकी वैल्यू एडजस्ट होगी क्या। अब इसको समझते हैं हम लोग, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे a प्लस बी की जो वैल्यू होगी ना, वो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम ऐसे लिखेंगे 3x। b प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, b प्लस सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8x। c प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो c प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी 7x। अब अगर आप यहाँ पे ऐड कर लो सबको, तो यहाँ पे देखो ऐड करोगे तो a का a 2 बार आया है, b भी 2 टाइम्स आया और c भी 2 टाइम्स आया है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा a प्लस b प्लस c। और इधर अगर ऐड करोगे तो 3 प्लस 8 11 प्लस 7, ये कितने हो जाएंगे 18x हो जाएगा। अब यहाँ 2 से ये कट रहा है, 9 टाइम्स में कैंसिल कर दो, यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 9x। अब ध्यान से समझना, आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, कितना है यहाँ पे 27, तो यहाँ पे इसके जगह पे 27 पुट कर दो, 27 इक्वल टू 9x, तो 9 से 27 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गया 3। यहाँ से आपने x का वैल्यू निकाल लिया। अब x की वैल्यू अगर निकाल लिया आपने, तो अब मुझे बताओ x की वैल्यू अगर आपने निकाल लिया तो फिर इस 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3, ये कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 इंटू 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, ये कितने हो गए 24 हो गए। 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू 3, ये कितने हो गए 21 हो गए। अब ध्यान से समझना बात को, ये a प्लस बी का वैल्यू है, अब ये ओरिजिनल वैल्यू है a प्लस बी का। अगर कोई पूछे a प्लस बी का मान बताओ तो 9 होगा, कोई पूछे b प्लस सी का वैल्यू बताओ तो 24 होगा, c प्लस ए की वैल्यू बताओ तो 21 होगा, है ना। अब a प्लस बी प्लस सी भी आपको मालूम है, a प्लस बी प्लस सी कितना है b प्लस सी, दैट इज 27। अब आप मुझे बताओ, कोई अगर इंडिविजुअली हमसे कोई एक का वैल्यू पूछे, ए का मान बताओ या बी प्लस बी का वैल्यू बताओ या सी की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताएंगे, बोलेंगे सर ए बी सी तीनों मिला के टोटल 27, ये तो दिया ही है, गिवन है क्वेश्चन में। अब सर यहाँ पे देखिए ए प्लस बी मालूम है, ए प्लस बी कितना है मेरा, ए प्लस बी 9 है ना। तो ए प्लस बी के जगह पे सर अगर हम 9 रख दें, ए प्लस बी के जगह पे 9 रख दे, तो 9 प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 27, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस 9, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई, और सी का ही वैल्यू पूछा जा रहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब कोई पूछेगा बताओ बी की वैल्यू बताओ, तो बी की वैल्यू अगर निकालना है तो ए प्लस सी की वैल्यू मालूम है मुझे, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है 21 है। अब देखो अगर हमसे कोई पूछे ए प्लस, ध्यान समझना, देखो कलर चेंज कर लेते पेन का, अगर मान लो मुझे अगर यहाँ पे मुझे अगर b की वैल्यू निकालनी हो, तो बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस सी, ये कितना है
27 है, और अगर b की वैल्यू निकालनी है तो a प्लस c का मान मालूम है, a प्लस सी कितना है 21, तो क्या हम b प्लस a प्लस सी की वैल्यू 21 इक्वल टू 27 है, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा 27 माइनस 21 यानी 6 हो जाएगा। इस तरह से आप b का वैल्यू निकाल लोगे। इसी तरह से c की वैल्यू a की वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको ये, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम फिर से रिपीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो ये चीज़ समझते हैं, ये एग्जाम में आता है कुछ चीज़। अभी हम लोग रेशियो का बेसिक ही कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ABC समझ रहे हैं, है ना। उसके बाद धीरे धीरे रेशियो सीखेंगे। यहाँ पे फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। अब ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ध्यान समझना। ये डुप्लीकेट रेशियो फाइंड द, अगर आपसे पूछे फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ AB, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ AB, A:B। A:B का डुप्लीकेट रेशियो ध्यान रखना होता है A² is to B², A² is to B² होता है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, A² is to B²। तो अगर यहाँ पे पूछे डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9 बताओ, 4:9, तो बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये मेरा आंसर हो गया। 4 और 9 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा 16:81 हो जाएगा। दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो। एक होता है सब डुप्लीकेट, अब ध्यान समझना। दूसरा होता है एक, ध्यान समझना, दूसरा क्या होता है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। तो ध्यान रखना ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ A इज टू स्क्वायर रूट ऑफ B। अगर मान लो हमसे पूछे सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा सर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2:3। सब डुप्लीकेट, ये छोटे मोटे एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं, ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम में, है ना। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो होता है A और B का सब डुप्लीकेट रेशियो √A इज टू √B। तो 4 और 9 का अगर सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा जा रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये 2:3 हो जाएगा। इसी तरह होता है एक ट्रिप्लीकेट रेशियो, है ना, इसको हटा देते हैं, ये तो कर ही लिया। एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। तो A और B का ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है AQ is to BQ। ध्यान रखना A और B का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है AQ is to BQ। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कोई ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, मान लो बता दो 2:3 क्या होगा, तो आप बोलो 2 का क्यूब कर दिए सर 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऐसे निकालते हैं। इसी तरह अगर कोई पूछे आपसे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, ये होता है क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B। ध्यान रखना सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B पूछे तो ये क्या होता है आपका क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B हो जाता है। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ ले सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, मान लो यही पूछ ले 8 और 27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब रूट ऑफ 27 कर देंगे। तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है। तो दिस इज आवर आंसर, है ना, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखो अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोक दे रहे हैं। अब जो है ना रेशियो का मोटा मोटी हमने आपको बेसिक जानकारी दे दी है ना। तो रेशियो यहाँ तक मेरा जो है रेशियो का बेसिक, मतलब अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है, रेशियो का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है ना। रेशियो का बेसिक चीज़ मैंने आपको थोड़े बहुत जो बेसिक जानकारी थे वो यहाँ तक मोटा मोटी खत्म हो गया। अब आगे हम लोग रेशियो टॉपिक भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम प्रोपोर्शन थोड़ा सा समझेंगे। प्रोपोर्शन TION। तो हम लोग कल जो है ना नेक्स्ट वीडियो में प्रोपोर्शन, क्योंकि ये वीडियो लंबा बन जाएगा, तो प्रोपोर्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रोपोर्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है, बेसिक रूल ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तब तक आप ये वीडियो देखना। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ये वीडियो मेरे लिए बनाना आपको हेल्प, कहीं ना कहीं हेल्प हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दूसरे से शेयर वगैरह करवा देना। नया वीडियो भी बना रहे हैं,
आप करोगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे और भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। अगर आपको लग रहा होगा कि ये हेल्पफुल है आपको और दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो दूसरे को भी बताना, अपने फ्रेंड वगैरह को, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।